हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो। तो इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको करा दिया है क्लास में। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरी क्लास को ना अटेम्प्ट किया हो तो उसको करिए जाके, और क्या करिए, नोट्स बनाइए। अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन के जो आंसर है वो देने में प्रॉब्लम होगी, और जो भाषा है वो थोड़ा लैंग्वेज कम समझ में आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, थ्योरी की क्लास को कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने थ्योरी क्लास कंप्लीट की होगी तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को जो क्वेश्चन के आंसर है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और जो भाषा है वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या किया, आप लोगों को डीप में बिल्कुल एक एक बताया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया है। तो जानते हैं संप्रेषण की 4 विशेषताओं के बारे में, कि जो संप्रेषण होता है तो इसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला कह रहा है कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जो संप्रेषण है वो कैसा है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी संप्रेषण क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। फिर दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। जो संप्रेषण है वो कैसा है, पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की क्या एक प्रक्रिया है। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, क्या होता है संप्रेषण में, विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो हमारा चौथा है वो क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। जो प्रभावशाली संप्रेषण है वो क्या है, उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा 2023 में पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। जो शिक्षण सामग्री होती है तो इसका जो वर्गीकरण है तो वो कितने भागों में किया गया है। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से, पहला आ रहा है प्रौद्योगिकी के आधार पर, दूसरा आ रहा है इंद्रियों के आधार पर, और जो तीसरा है वो आ रहा है प्रक्षेपण के आधार पर। कैसे कैसे आ रहे हैं, पहला आ रहा है प्रौद्योगिकी के आधार पर, दूसरा आ रहा है इंद्रियों के आधार पर, और जो तीसरा है वो आ रहा है प्रक्षेपण के आधार पर। ये क्या है, ये है शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदेशन का क्या आशय समझाइए। यानी जो अनुदेशन होता है तो ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ क्या है, सूचना देना अथवा आज्ञा देना। जो अनुदेशन होता है तो इसका मतलब अर्थ क्या है, इसका मतलब ये होता है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। ये क्या है, ये अनुदेशन का अर्थ होता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। पहला जो मतलब इसके 2 घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा प्रश्नों की स्पष्टता, और दूसरा हो जाएगा प्रकरण में संबंध। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रश्नों की स्पष्टता और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकरण में संबंध। ये क्या है, ये प्रश्नीकरण कौशल के क्या है, 2 घटक हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलेन तथा रियान ने कितने परीक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। जो एलेन मनोवैज्ञानिक थे और रियान थे तो इन्होंने कितने प्रकार के शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया। तो चलिए जानते हैं, जो एलेन और रियान थे इन्होंने 1969 द्वारा शिक्षण के 14 कौशल सूत्रों का क्या किया है, उल्लेख किया है। कितने थे, 14 थे। ये आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में 2 दोष लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या करना है, 2 दोष लिखिए। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है कि शिक्षण सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो शिक्षण होता है वो सही उत्तर पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और दूसरा कह रहा है कि शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा
करने तक ही सीमित रहता है। ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित मतलब जो होती है, मतलब शिक्षक केंद्रित मतलब ये होता है जब चीज़ें क्या हो शिक्षक के रिकॉर्डिंग होती है। इसकी जो दोष है यानी जब चीज़ें शिक्षक की रिकॉर्डिंग होती हो मतलब जब चीज़ें क्या होंगी शिक्षक की रिकॉर्डिंग होंगी तो क्या इसके दोष होंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो इसमें पहला कहा गया है कि शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, और दूसरा क्या कह रहा है कि शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। मतलब जब शिक्षक की रिकॉर्डिंग चीज़ें होंगी तो फिर शिक्षक क्या करेंगे, अपने अनुसार कार्य करेंगे। उनको क्या होगा मतलब जो पाठ है सिलेबस पाठ्यक्रम यानी सिलेबस उसका पूरा कराने से मतलब रहेगा। बस एक होती है बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित में क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें क्या होती है बच्चे की रिकॉर्डिंग होता है, यानी बच्चा किस हिसाब का है उसी हिसाब से क्या करना है टीचर को पढ़ाना है। तो आज के समय में जो ज़्यादातर देखा जाए तो शिक्षा कैसी हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है, यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग हो गई है। मतलब बच्चे को समझ में आए इस हिसाब से क्या करना है, पढ़ाना है टीचर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि TLM का पूरा नाम बताइए और इसका क्या करना है, उपयोग भी बताना है। तो चलिए जानते हैं जो TLM है इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री, इसी को बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, ये TLM का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। तो चलिए जानते हैं कि जो शिक्षण की दो विशेषताएं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला कह रहा है कि शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि शिक्षण प्रजातंत्री होना चाहिए। क्या है, पहला कह रहा है कि जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, और दूसरा क्या कह रहा है कि शिक्षण प्रजातंत्री होना चाहिए। ठीक, ये क्या है, ये शिक्षण की दो विशेषताएं हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट का पूरा नाम क्या है। जो डाइट होती है इसका पूरा नाम क्या है, इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NPRC प्रमुख को कहते हैं। NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। तो NPRC का पूरा नाम क्या है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। क्या है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। तो NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं, संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुल प्रभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। अभी पूछा गया था अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। और जो सचिव की बारी है तो फिर ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। जो राज्य शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर है। तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज यानी पूर्व नाम इलाहाबाद में है। जो इसका प्रयागराज है तो इसका जो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले का, तो इसका जो पहले का नाम है वो क्या नाम है, इलाहाबाद। तो वो कहाँ पर है, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज यानी पूर्व नाम इलाहाबाद में क्या है, स्थित है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में। आप लोगों को याद रखना है कि जो राज्य विज्ञान है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में, और जो राज्य शिक्षा संस्थान है वो भी इलाहाबाद में, और जो राज्य हिंदी संस्थान है वो कहाँ पे, वाराणसी में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो इसमें पहला आ जाएगा बालक के ज्ञान से, और दूसरा आ जाएगा बोध या अधिग्रहण से। पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा बालक के ज्ञान से, और दूसरा आ जाएगा बोध या अधिग्रहण से। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला
क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का क्या करना है, नाम बताना है। पहला आ रहा है बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा आ रहा है दक्षता आधारित शिक्षण और जो अगला है वो आ रहा है सहगामी शिक्षण। ये बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये जो बाल केंद्रित शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है और दक्षता आधारित शिक्षण है और जो सहगामी शिक्षण है, ये सब क्या है, इनके बारे में मैंने आपको क्या किया है, क्लास में बिल्कुल डीप में एक एक बताया है। तो आप लोग क्या करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को अटेम्प्ट करिए। जो क्लास की प्लेलिस्ट है वो क्रम से बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को, वहाँ पे मैंने एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग वहाँ पे जाइए और क्या करिए, समझिए जाके। यहाँ पे अब एक एक नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है तो इनको क्या करना पड़ेगा, फास्ट कराना पड़ेगा, यानी जल्दी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एक एक अर्थ को समझना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करिए, क्लास में जाके एक एक चीज़ों को समझिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैयांगिक संप्रेषण के 2 लाभ, मतलब वैयांगिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो वैयांगिक संप्रेषण होता है तो इसके 2 लाभ कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है ज्ञान प्राप्ति और दूसरा कह रहा है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। क्या है वैयांगिक संप्रेषण के 2 लाभ, पहला कह रहा है ज्ञान प्राप्ति और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो यह मनोवैज्ञानिक तथ्य पर क्या है, आधारित है। किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो निरीक्षण विधि है इसका शिक्षण में क्या महत्व है। तो यह एक कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। इसमें क्या कहा गया है, अन्वेषण विधि का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ को स्पष्ट करना है। तो अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें क्या होता है, बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, यानी बच्चा क्या करता है, खुद से कार्य को करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। अब चलिए जानते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति होती है ये क्या होती है। मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है क्या है, खेल खेल पर आधारित है। यानी इसमें क्या हुआ था कि बच्चों को खेलने के लिए सामान दिया गया था, लेकिन बच्चा क्या कर रहा था, खेल खेल में कई सारी चीज़ों को सीख जा रहा था। तो वही कहा गया कि जो मॉन्टेसरी पद्धति होती है तो ये क्या होती है, तो मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में क्या करता है, अनेक बातों को सीख लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक शिक्षा पद्धति से क्या समझते हैं। जो बेसिक शिक्षा पद्धति होती है आप इससे क्या समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो बेसिक शिक्षा पद्धति है तो ये किसकी देन है, तो ये है गांधी जी की देन है। उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। जो गांधी जी थे इन्होंने किसका नाम दिया, बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, सबसे पहले तो मतलब इसको गौर समझ ले रहे हैं कि जो बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो जो बेसिक शिक्षा पद्धति है तो सबसे पहले ये याद रखना है कि इसको दिया किसने था, तो इसको गांधी जी ने दिया था। उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का भी नाम दिया था। ठीक, मतलब दिया किसने था, गांधी जी ने, और नाम क्या दिया था, बुनियादी शिक्षा दिया था। किसको, बेसिक शिक्षा को। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में क्या होता है, विकसित करना था, इसका जो उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है। चलिए जानते हैं जो सहभागी शिक्षण होता है क्या होता है। जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके
उसे अनुभव कराया जाता है वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। सहभागी शिक्षण कहलाता है। क्या होता है सहभागी शिक्षण? जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को क्या होता है, सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है। यानी पहले क्या किया जाएगा, छात्र को जो प्रॉब्लम होगी तो उसका क्या किया जाएगा, सलूशन बताया जाएगा और उसे अनुभव कराया जाएगा। ठीक, मतलब कि कहाँ पे उसने कितना सीखा, क्या ये सब क्या उसे अनुभव प्राप्त हुआ। तो वही कहा गया है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का क्या महत्वपूर्ण अंग है। इसे क्या कहा जाता है, इसे शिक्षण सहगामी शिक्षण कहलाता है। ये सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, यही क्या कहलाता है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। अब चलिए अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है, बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। बहुउद्देशीय, तो वही कहा गया है कि ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है, तो यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों द्वारा क्या किया जाता है, रंग को भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान, ये सब कराया जाता है। बच्चों से नहीं कराया जाता है, छोटी क्लास में हमने देखा वो ड्राइंग बच्चों से बनवाई जाती है, तो वही इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पहला कह रहा है बिना लागत के प्राप्त सामग्री, दूसरा कह रहा है विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री। ये क्या है, ये उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। जिसका पहला नाम का जो इसका मतलब जो पहले का नाम था वो क्या था, मतलब अब प्रयागराज बोला जाता है, इसी को पहले क्या बोला जाता था, इलाहाबाद बोला जाता था। ठीक, तो जो वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, आंसर भी देने का प्रयास किया होगा। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि जिन लोगों ने क्या किया होगा, थ्योरी क्लास को अटेम्प्ट की होगी, तो उन लोगों को तो क्वेश्चन के जो आंसर हैं देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो लोग क्या किया होगा, क्वेश्चन को समझ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ बहुत अच्छी तरीके से पाए होंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है भाषा तो आप लोग क्या करिए, वही मैं आपसे बार बार बता रही हूँ कि प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से क्या करिए, एक एक क्लास को अटेम्प्ट करिए और चीज़ों को समझिए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। ठीक, और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाएगी, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम कुछ कराई जाती है और PDF मिलती है और क्या होता है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।